नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर की, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, इसके क्वेश्चन बैंक में जो दिए गए हैं उन प्रश्नों के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। और हर क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ आप उनके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद रिमाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और हो सके तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आपका जैसे जैसे हैंड चलेगा, जैसे जैसे हाथ चलेगा, वैसे वैसे आपके दिमाग में भी सारी चीज़ें, रिएक्शंस वगैरह आती जाएगी। तो शुरुआत करें साथियों। आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित हाइड्रोकार्बनों के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जब भी हम दहन की बात करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी साथियों? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एक ये ट्राइंगल है, आग लगती है जब किसी चीज़ को जलाना है तो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे इंसान तरक्की करता है तो वैसे रोग जलते हैं, वैसे जलाने के लिए, नेचुरली किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है तीन चीज़ों की। क्या क्या चीज़ें? एक तो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है भाई साहब, ठीक है। एक पड़ती है वायु या ऑक्सीजन, O2 की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास टेम्परेचर है, वायु है, लेकिन फ्यूल नहीं है, क्या चलाओगे आप, भले कितनी वायु हो। तो जब भी किसी जगह से अपने को ब्रेकअप करना है, कहीं पर आग लग रही है, तो या तो फिर टेम्परेचर को ब्रेकअप कर दो, कितना ही फ्यूल है, कितनी भी ऑक्सीजन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप जो है, आपके पास टेम्परेचर भी है और फ्यूल भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, आग नहीं लग पाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, ये दोनों हैं, ये नहीं है, आग नहीं लग पाएगी, है ना। ये नहीं है तो ये दोनों हैं। इसी प्रकार से ये दोनों हैं, ये नहीं है, मतलब इन तीनों का जोड़ा जरूरी है। इन तीनों में से एक भी चीज़ ब्रेकअप हो जाए, आग नहीं लगेगी। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि इन तीनों चीज़ों के बगैर आग लगे। टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए। चलिए, तो हम कर रहे हैं दहन, किसका कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का। कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन लिए भाई साहब? अपनों ने ब्यूटेन लिया, पेंटेन लिया, हेक्सेन लिया और टॉलुइन लिया। सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखे हुए हैं। सिंपल वे में अपन करेंगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और टॉलुइन, इनका दहन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? दहन करेंगे। कुछ भी नहीं, चारों रिएक्शन में आप माइंड लगाइए। ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 है तो 4CO2 कर दिया। C5H10 है, 5 कार्बन है, 5CO2 कर दिया। 6 कार्बन है, यहाँ पे C6H10 हेक्सेन में 6CO2 कर दिया। C7H8 है टॉलुइन का फार्मूला, यहाँ 7 कार्बन है तो 7CO2 कर दिया। अब अपने को H2O लिखना है। कितने H2O हैं भैया? तो H2O लिखेंगे तो 10 है तो 5H2O कर दिया, 10 है तो 5H2O, 10 है तो 5H2O। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो 4 H2O कर दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा? अब इधर दोनों तरफ अपना रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब अपने कितने ऑक्सीजन लगे ये देखना है। तो कितने लगे? 4 दूनी 8, 8 और 5 13 ऑक्सीजन लगे। तो ऑक्सीजन O2 के रूप में ली जा रही है तो 13/2 O2 कर दिया, ठीक है। या फिर 13 ऐसे लिखो ऑक्सीजन, या 13/2 O2 लिख दो। यहाँ पे 15 ऑक्सीजन लगे तो 15/2 O2 लिख दिया। यहाँ पर 17 ऑक्सीजन लिखिए तो 17/2 O2 लिख दिया। यहाँ पर 18 ऑक्सीजन लगे, 7 दूनी 14 और 4 18, तो यहाँ पे 9 O2 लिख दिया। ये रिएक्शन कंप्लीट है आपकी। मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो जल्दी से कमेंट्स में लिखिएगा यस, और अगला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हेक्सेटुइन की समकक्ष विपक्ष चीज़ें बतानी है हेक्सेटुइन में। तो ये तो है, हमको इसको तो मिटा देते हैं, ये तो कुछ नहीं है, अलग चीज़ है। हेक्सेटुइन का फार्मूला बनाना है आपको। किसका बनाना है? हेक्सेटुइन का। चलिए बनाऊँ मैं। ये लिखा मैंने CH3, फिर लिख रहा हूँ ये CH2, फिर लिख रहा हूँ ये CH2, और फिर लिख रहा हूँ ये C, और ये लिखा मैंने H, डबल बॉन्ड C, और ये H, और ये CH3। अगर दोनों H सेम साइड में है तो ये फॉर्म कौन सा होगा? सिस फॉर्म। अगर एक दूसरे के अपोजिट लिखते हैं तो वो फॉर्म कौन सा होता है? ट्रांसफॉर्म। तो हेक्सेटुइन है ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेटुइन की समकक्ष, ये समकक्ष रूप है। विपक्ष में क्या होगा? हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एल्किल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो समकक्ष तथा विपक्ष संरचनाएं बनाइए, इनमें से कौन से समावयवी का क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। तो ये तो सीस बना लिया, समकक्ष बना लिया। विपक्ष में क्या करूँगा? ये लिखा मैंने CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH2, और फिर ये C,
और यहाँ पर H डबल बॉन्ड C और ये H और ये CH3, ये बन गया ट्रांसफॉर्म। कौन सा बन गया? ये ट्रांसफॉर्म। ये C समपक्ष विपक्ष क्या कह रहे भैया? C समावयवी में क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होगा। क्या होगा? C इसका क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होगा क्योंकि इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया का परिणाम ट्रांस समावयवी की अपेक्षा अधिक होगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन आपके पास बेटा हाजिर है। बेंजीन में 3 द्वितीय आबंध होते हैं। कितने बेंजीन की संरचना देखिए, ये देख लीजिए भैया, ये बेंजीन है और बेंजीन में अल्टरनेट मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे संरचना होती है। और ये जो बॉन्ड जो होता है क्या होता है? घूमता रहता है। ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी अपनी वो कैसी बनेगी भाई साहब? ऐसे बनेगी। ये वाला यहाँ आ गया तो इधर बना दिया, ये यहाँ आ गया इधर बना दिया, ये इधर बना दिया, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर बना रखी। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये पूरी रिंग में मूवेबल है। और हर कार्बन पर कौन सा, जो कार्बन है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है भैया? हर कार्बन पर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 6 कार्बन है बेंजीन में। कितने कार्बन है? 6। और 6 पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह CH है और कितने बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड से गिरा हुआ है कार्बन। बेंजीन का हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से गिरा हुआ है, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा। बात करते हैं क्यों होता है ये। बेंजीन में 3 द्वितीय आबंध होते हैं फिर भी यहाँ अत्यधिक स्थायी होता है भैया। क्यों होता है? रिजोनेंस पाया जाता है। लिखो बेटा, अनुनाद तथा इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर नहीं है, मूवेबल है। इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण बेंजीन अणु अत्यधिक स्थायी होता है भाई साहब। ये संकरित संरचना है। मतलब किसी मतलब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन वो सभी कार्बन पर मूवेबल है। संकरित संरचना में बिंदु वृत्त, संकरित संरचना में बिंदु वृत्त, ये बिंदु से वृत्त, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं। बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। अतः विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण बेंजीन अत्यधिक स्थायी होगा। इन इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण, अपनी जगह से घूमते रहने के कारण, डीलोकलाइजेशन के कारण, विस्थानीकरण के कारण बेंजीन जो है स्टेबल होता है। ठीक है, जय हो। आगे बढ़े। किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें। भैया कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा, इसके लिए भाई साहब कुछ शर्तें लगी गई है। जैसे बेंजीन है, आपको मैं बताता हूँ, ये बेंजीन अभी देखा था। इस बेंजीन जो है इसको कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं बेंजीन को। क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें क्या क्या गुण है भैया? यौगिक की संरचना समतलीय होनी चाहिए, मतलब सभी कार्बन एक प्लेन में होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं जाने चाहिए, समतलीय होने चाहिए। यौगिक अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करे, बिल्कुल करता है भाई साहब, अभी देखा आप लोगों ने। यौगिक हकल के नियम का पालन करे। हकल का नियम क्या है? जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हकल के नियम का पालन करता है। तो इसमें 4n+2 फॉलो है, मतलब n बराबर अपन ले लें 1। क्या ले लें भाई साहब? 1 ले लें। तो क्या हो जाएगा? 4 × 1 + 2 कितने हो रहे हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 4 और 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 2 4 2 6, मतलब 6 इस रूल्स को फॉलो कर रहा है। बेंजीन भाई साहब क्या है? एरोमेटिक है। यौगिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाएं प्रदर्शित करें। बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है। तो ये गुण होने चाहिए भाई साहब, तो क्या होंगे? एरोमेटिक। और ये गुण फॉलो नहीं करे उनको क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। एक शर्त और है, हर एक कार्बन जो है इसमें कौन से संकरित अवस्था में होता है? sp2 संकरित अवस्था में होना चाहिए। रिंग में जो कार्बन है वो sp2 संकरित अवस्था में होना चाहिए, वो ही क्या होगा भैया? एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिसिटी के ये गुण है, 4 गुण याद रखना। यौगिक की संरचना समतलीय होनी चाहिए, यौगिक अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करे, यौगिक हकल के नियम का पालन करे, यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करे। ठीक है, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल दे रखे भाई साहब कि इनमें से कौन सा निकाय एरोमेटिक नहीं है, कारण दीजिए। एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक 3 एग्जाम्पल दे रखे। तो भाई साहब इसमें जो देखने का तरीका है, जो 3 जो नियम दे रखे तो वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहाँ वाला कार्बन sp3 संकरित है भैया,
जबकि sp2 होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ वाला कार्बन sp3 है। कैसे है? क्योंकि इस पर चारों सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये दोनों जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है इधर ही रहेंगे, इधर नहीं आएंगे। इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है माना कि, लेकिन ये हक्कल नियम को फॉलो नहीं कर रहा है एक तो, और ये सभी कार्बन एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? हक्कल नियम के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 6, 10, 14। ये पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। लेकिन इसमें कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब हक्कल नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भैया नॉन एरोमेटिक होगा। तो इनमें से कौन से निकाय एरोमेटिक नहीं है? कारण दीजिए। इस तीनों का कारण बताते क्या क्या कारण है, ये क्यों है, क्यों नहीं है एरोमेटिक, ये भी क्यों नहीं है और ये भी क्यों नहीं, तीनों एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। देखिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बड़ा मज़ेदार है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्यों नहीं भैया? ये वाला कार्बन जो है sp3 संकरित है ना। sp3 यह संरचना एरोमेटिकता प्रदर्शित नहीं करेंगी, यह संरचना समतली नहीं है ना, समतल में नहीं है सभी कार्बन, क्योंकि इसमें एक कार्बन परमाणु ये वाला जो है sp3 संकरित अवस्था में उपस्थित है। यह संरचना इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, एरोमेटिक नहीं है। तो अब दूसरा दिया आपके पास, यह संरचना ये वाला भी एरोमेटिक नहीं है, इसकी संरचना समतली नहीं है। क्या नहीं है? समतली। इसमें एक कार्बन कौन सी अवस्था में? sp3 संकरित अवस्था में। तो sp3 कार्बन जो होता है वो चतुष्फलकी होता है, समतली नहीं होता है। यह हक्कल नियम का पालन करता है? नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करेगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे इसमें। यह अनुनादी संरचनाएं भी प्रदर्शित नहीं करेगा, अनुनाद भी नहीं होगा भैया, यहाँ रुक जाएगा कार्बन, इधर ये सभी जगह डीलोकलाइज नहीं होंगे ये इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन से नई अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देता है। आगे ये वाला भी नहीं है, मैंने बता दिया था। यह संरचना एरोमेटिक गुण प्रदर्शित नहीं करती, कारण इसकी संरचना समतली नहीं है। यह संरचना हक्कल नियम का पालन नहीं करती है। यह इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता है। जय हो बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की जय हो। बेंजीन की निम्नलिखित के साथ रासायनिक निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करोगे? भाई साहब बड़ा मस्त क्वेश्चन है, भाई साहब और बहनों जो भी देख रहे हो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। बेंजीन की केमिकल रिएक्शन दे रखी है भाई साहब, नाइट्रोबेंजीन बनाना बेंजीन से, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना, पैरा नाइट्रोटोलुइन बनाना और एसीटोफिनोन बनाना। क्या करें भैया, कैसे बनाएं इसको? तो बेंजीन का फार्मूला तो आपको मालूम है, ये बेंजीन है भाई साहब, ये बेंजीन है, इसको बेंजीन केवे है, कई केवे अन्य बेंजीन केवे है, यो बेंजीन है। क्या बनाना? पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है भैया, है ना। तो यहाँ पर पैरा नाइट्रो बेंजीन बनाना है, तो क्लोरीन की प्रकृति आर्थो पैरा निर्देशित होती है, बढ़िया बात है। नाइट्रो समूह की प्रकृति मेटा निर्देशित होती है, नाइट्रो समूह की प्रकृति मेटा निर्देशित होती है, ये चीज़ें भी ध्यान रखना है ना। अब बात करें बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजीन बनाना, बेंजीन से, ये बेंजीन है, इससे पैरा नाइट्रो बेंजीन बनाना। क्या करें भाई साहब? इससे पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना। तो बेंजीन लिया, बेंजीन की ब्रोमीन्स के साथ रिएक्शन करवाई। भाई साहब ध्यान रखना, यहाँ पर H लगा हुआ है, CH रहता है सब जगह, तो यहाँ का H और यहाँ से एक Br, माइनस HBr हो गया, माइनस HBr, और Br कहाँ लगा दिया? इसके सिर पर बिठा दिया यहाँ पर। अब भाई साहब क्या किया? इसकी रिएक्शन करवाई अपनों ने HNO3 और H2SO4 के साथ में। तो होगा क्या भाई साहब कि यहाँ पर H लगा हुआ है और ये HNO3, तो HNO3 को मैं HONO2 लिखूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो क्या करूँगा कि ये तो OH और ये H, माइनस H2O निकल जाएगा और ये NO2 यहाँ जोड़ दूँगा। तो भाई साहब हो क्या रहा है कि यहाँ Br लिख दिया और यहाँ पर मैंने NO2 लिख दिया, तो ये पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बन गया। लेकिन इसके साथ में ये मिक्सचर भी बनता है, क्या, कौन सा बनता है? अगर बाय द वे यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है तो ये OH और ये H, तो H2O उस कंडीशन में निकलेगा, तो उस कंडीशन में अपने को आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पर लगाता हूँ NO2, तो ये हो जाएगा आर्थो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। इसको कहूँगा मैं आर्थो नाइट्रो या O नाइट्रो, है ना, आर्थो या O नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, और इसको कहूँगा पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। कई कहूँगा अन्य को नाम कहिए पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। इको नाम है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, इको नाम है आर्थो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा। बस अगर आपने इतना सा ही कर लिया, ज़्यादा मत करना काम, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ ना कॉपी में लिखते जाओ साथ में।
ठीक है, भले जी घबराए ना कुछ भी हो, लिखते जाओ, आप याद करोगे मेरे को। ये बन गया, देखो ये अधिक की मात्रा में बनता है, वो अल्प मात्रा में बनता है। बेंजीन से पैरा नाइट्रोबेंजीन बनाने की प्रोसेस है जो मैंने समझाई, वो लिख लो, इसको याद कर लो, इसको जो भी करना हो कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंजीन से मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना। बेंजीन से क्या बनाना? मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना। बनाओ भैया, कैसे बनाएंगे? वही यहाँ पर H दिख रहा है ना, CH रहता है हर जगह। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है मालूम है आपको, ये बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता देता हूँ। चलो, ये CH, ये CH और ये CH, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर रहती है भाई साहब। इसी को अपनों ने ऐसे बता रखा है, तो ये हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया। क्या हो रहा भैया? HONO2 लिख दूँ नाइट्रोबेंजीन को। क्या करूँ भाई? ये H2O निकल जाएगा, H2O को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? H2SO4 कर लेगा, तो -H2O, इस H की जगह क्या लगा दिया? ये NO2 फिट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये नाइट्रोबेंजीन बन गया भाई साहब। नाइट्रोबेंजीन की फिर मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी। किसके साथ में करवाई? क्लोरीन के साथ, AlCl3 की उपस्थिति में। क्या हुआ भैया? यहाँ का H और यहाँ का Cl -HCl निकल जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटा। इसके सापेक्ष कौन सी पोजीशन में? मेटा पोजीशन। ध्यान रखना, 1-2 पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसे कहते हैं आर्थो। अगर 1-4 पर जुड़े हुए हो कोई तो उसे कहते हैं पैरा, और 1-3 पोजीशन है तो उसे कहते हैं मेटा। ये मेटा पोजीशन है, तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। स्क्रीनशॉट ले, ज़्यादा टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, समझदार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जल्दी से समझने वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी भाई साहब, बेंजीन से कई बनानो, पैरा नाइट्रोटोलुइन बनानी। अरे बात, कई बात है, बेंजीन से पैरा नाइट्रोटोलुइन बनाना है। बेंजीन ने पकड़ा, किसको पकड़ा आप लोगों ने? बेंजीन को पकड़ा। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे भैया? CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा रहे। करवा दो भैया। क्या होगा? यहाँ का H और ये Cl -HCl हो गया, तो इस हाइड्रोजन की जगह मणे करने कणी ने बिठे दूँ, अणी CH3 ने बिठे दूँ, कई भी जाएगा? टॉलुइन भी जाएगा। टॉलुइन बन गया। अबे टॉलुइन की कण के साथ रिएक्शन की कराऊंगा, HNO3 और H2SO4 नाइट्रीकरण करवा रहा है इसका, तो यो लिदो अपन है HONO2, कई लिदो अपन है HONO2 लिदो। तो यह अगर मैं या तो फिर मेटा पोजीशन पर जोड़ा या फिर आर्थो पोजीशन पर जोड़ा। अगर पैरा पोजीशन पर जोड़ा तो यहाँ को हाइड्रोजन और यहाँ को OH -H2O निकली जाएगा, और अटे NO2 जोड़ दूंगा तो यो भी जाएगा पैरा नाइट्रोटोलुइन, यो बन जाएगा पैरा नाइट्रोटोलुइन। अगर अटा को हाइड्रोजन ने OH निकालांगा तो यो H2O निकलियो है, H2O H2SO4 एब्जॉर्ब कर ही लेगा, और अणी पोजीशन पर NO2 जुड़ जाएगा। अगर अणी पोजीशन पर जुड़ियो तो अणी की मेटा पोजीशन पर इसके सापेक्ष मेटा नाइट्रो टॉलुइन, ये अल्प मात्रा में बनेगा, यो अधिक में बनेगा। तुम्हारी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ा, बहुत बढ़िया। चलो अभी आपने कहीं बनाना, बेंजीन से पैरा एसिटोफिनोन बनाना। बेंजीन से पैरा एसिटोफिनोन बनाना। कैसे बनाएंगे बेंजीन से पैरा एसिटोफिनोन? दो प्रोसेस है भाई साहब, एक तो एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवेदा कण के हंडे बेंजीन के साथ में, और एक रिएक्शन करवेदा अपन एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवेदा, तो भी आपने टारगेट एसिटोफिनोन बनेगा। अब देखो बेंजीन पकड़ा आप लोगों ने, क्या पकड़ा आप लोगों ने? बेंजीन पकड़ा, पकड़ना पड़ेगा। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं। मेरी बात सुन, जो यहाँ को H और यो Cl -HCl भी गयो, यो लिखी रखियो HCl। अब यानी COCH3 ने अणी जगह जोड़ी काढ़ी, यो COCH3 कहीं बनी गयो? एसिटोफिनोन बनी गयो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बात समझ में आई? अब अगर यह वाली रिएक्शन देखा, यह वाली रिएक्शन, अणी वाली रिएक्शन में देखो, ये लिया आप लोगों ने, कई ली दो अपने बेंजीन ली दो, जो बेंजीन है भाई साहब, अणी को H मैंने अलग से दिखाई दो। अब यो एसिटिक एनहाइड्राइड ली लो, एसिटिक एनहाइड्राइड ने आप अतरे भी लिखोगा तो भी चलेगा, यूँ अणी टाइप की CH3CO ऐसे लिखो, या कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपने, है ना। तो अब क्या करें भाई साहब, देखो मेरी बात, ये जो है यो वारो जो H है और यो अण के हंडे जुड़ी गयो, तो CH3COOH भी गयो, तो ये CH3COOH लिखी दो, है ना। यो लिखी दो अपने CH3COOH। यो वालो ग्रुप COCH3 कटे जोड़ दूंगा, अणी की अटे जोड़ दूंगा, तो यो जोड़ियो अपने, यो बेंजीन रिंग बनाई, और अटे लिखो अपने CO और यो लिखी दो CH3, यो बनी गयो एसिटोफिनोन। कई बनी गयो? एसिटोफिनोन। हमारी बात समझ में आई? चलो लीजिए स्क्रीनशॉट।
जय हो। बाके बिहारी लाल की। चलो अगला करेंगे, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, अपना ही राज चल रही है। क्वथनांक पर एल्केन की श्रृंखला के शाखन का क्या प्रभाव पड़ता है? वाह यार भैया, क्वथनांक पर एल्केन की श्रृंखला के शाखन पर का क्या प्रभाव पड़ता है? भाई साहब यो ले दो अपन एल्केन CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ये है नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया। अब अगर शाखा के रूप में ले तो ये CH3 यो CH यो CH3 और यो CH3, हमारी बात होने जो ये शाखा के रूप में, ये नॉर्मल कंडीशन में, दो कंडीशन है। तो श्रृंखला के रूप में क्या करामात होती है, और ये तो श्रृंखला शाखा के रूप में है ना, शाखन कर दिया अपनों ने शाखा के रूप में। तो श्रृंखला में शाखन में वृद्धि के फलस्वरूप पृष्ठ सतह घटता है। क्या करता है? पृष्ठ सतह घटता है। अतः एल्केन की श्रृंखला में शाखन में वृद्धि के फलस्वरूप वान डेर वाल्स आकर्षण बलों में कमी के कारण क्वथनांक घट जाता है। क्या कह रहे? शाखन में वृद्धि के फलस्वरूप। अगर कोई एल्केन है उसमें शाखाएं अगर आप जोड़ते जाओगे, ब्रांचेज अगर जोड़ते जाओगे, तो कई चीज होगा, क्वथनांक घटी जाएगा। वान डेर वाल्स आकर्षण बलों में क्या हो जाएगी भाई साहब? कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण क्वथनांक घट जाएगा। तो जो एल्केन पड़े हैं उनमें अगर ब्रांचेज लगाते जाओ तो आपका क्वथनांक घटता जाएगा भाई साहब। हमारी बात समझ में आइएगा। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन हैं आज इसमें? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, प्रोपिन पर HBr का संकलन करवाना भैया। प्रोपिन पर HBr का संकलन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोपिन पर HBr का संकलन, देखो क्वेश्चन रीड करो पहले तो, फिर बात करते हैं इसका। मजेदार क्वेश्चन है। प्रोपिन पर HBr का संकलन से 2-ब्रोमो प्रोपेन बनता है। क्या बनता है? 2-ब्रोमो प्रोपेन। अब मेरी बात सुन लेना, प्रोपिन किसको कह रहे हैं? ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, यो कहिए इको नाम है प्रोपिन, कई नाम है प्रोपिन। प्रोपिन पर कणीर की रिएक्शन करवा रहा है HBr की रिएक्शन करवा रहा है HBr, और यो HBr जो है काई में डिवाइड भी गयो, H+ ने Br- में डिवाइड भी गयो, H+ और Br-। अब H+ कटे जुड़ेगा ने Br- अणा दो कार्बन पे जोड़ना है, कई जगह जुड़ेगा। यो देखो ना अपन है कि ये कहाँ जुड़ेगा और ये कहाँ जुड़ेगा, ये चीज़ें अपने यहाँ पर मायने रख रही है। दो कंडीशन होगी। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार तो Br कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर, और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से Br यहाँ पर जुड़ेगा। Br- मतलब ऋणावेशित भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु हो, तो वो कहते हैं उसको मार्कोनिकॉफ नियम। प्रोपिन को असम्मित एल्किन भी कहते हैं। तो असम्मित एल्किन पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार धनायनिक क्रियाविधि से संपादित होता है। HBr इलेक्ट्रॉन्स नहीं H+ उत्पन्न करता है, जो कार्ब धनायन से द्विबंध पर आक्रमण करता है। तो होता क्या है भाई साहब, प्रोडक्ट तो अपना ये बनता है, इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। क्या हो रहा है भाई साहब, CH3 और ये CH और ये जुड़ गया अपना Br, ये जो Br जुड़ा और ये CH2 को H+ मिल गया तो ये CH3 बन गया, 2-ब्रोमो प्रोपेन बन गया, है ना। कहानी क्या है भाई साहब कि ये वाला बॉन्ड चला जाएगा इधर, और ये वाला बॉन्ड ये Br- बॉन्ड लेके आ रहा है, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात सुनना आराम से, ये चीज़ें हो रही इसमें। चलिए, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, ये वाली कंडीशन बनेगी, प्रोपिन का HBr ये हो रहा है। अब आगे बात करें क्या क्या हो रहा है इसमें, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही, सारी घटनाओं को देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना बेटा, छपा हुआ अब दिखा रहा हूं मैं आपको कैसे क्या हो रहा है इसमें। देखो ध्यान से देखना, ये प्रोपिन लिया, प्रोपिन बोले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। H+ को क्या कहते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। H+ को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। मेरी बात सुनना, अब यदि H+ जो है इस पर आकर जुड़ेगा, किस पर आकर जुड़ेगा, इस कार्बन पर आकर जुड़ेगा, अन्य कार्बन पर आकर जुड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड किधर आ गया, यहां पर आ गया।
किधर आ गया, इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और प्राइमरी कार्बोकेटायन भाई साहब कई वे कम स्थायी वे। अब अगर क्या करें अपन कि अगर इसको जो है H को अपन इस जगह ऐड करें, किस जगह ऐड करें, इस जगह ऐड करें, तो उस कंडीशन में जो है ये वाला बॉन्ड किधर आएगा, इधर आएगा, और इधर आएगा तो जिधर से बॉन्ड जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। तो ये बॉन्ड अपनों ने, ये जो डबल बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड इधर आया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये वाली स्पीशीज बनेगी। ये वाला बॉन्ड इधर आया, जिधर बॉन्ड जाएगा वहाँ पर H+ जुड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर आया तो अपनों ने H+ जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये कंपाउंड बन गया प्राइमरी कार्बोकेटायन। अगर अपनों ने H+ यहाँ जोड़ा तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो कि अधिक स्थायी होगा। तो भाई साहब सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्थायी हुए, तो अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, तो Br- कणी जगह जैन जुड़ेगा, Br- अणिपाइज जैन जुड़ेगा, तो कई बनी जाएगा जो 2-ब्रोमो-प्रोपेन बनी जाएगा। जहाँ चीज़ मैंने बताई थी ये अणी जगह भी की, तो ये Br- कटेन जुड़ेगा, जो Br- है भाई साहब जो अणी कार्बन पर जुड़ेगा, तो 2-ब्रोमो-प्रोपेन मुख्य उत्पाद बनेगा। तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग बात है यार। किस नियम के अकॉर्डिंग बात है भैया, मार्कोनिकॉफ, याद रख जो। चलो आगे बढ़े। पर मार्कोनिकॉफ के नियम के अपोजिट अगर रिएक्शन वे एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग हो रिएक्शन, तो फिर उल्टी हो जाएगी भैया। Br इस कार्बन पर जुड़ेगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में Br कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर नहीं जुड़ेगा और इस वाले पर जुड़ेगा। ये भी बात बता रखी। देखो आगे बढ़े, देखो बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। कोई बात है, बढ़िया बात है। बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। यह मुक्त मूलक की क्रिया से संपादित होता है। इस अभिक्रिया को एंटी मार्कोनिकॉफ, प्रति मार्कोनिकॉफ योग या पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहते हैं। यह केवल HBr के साथ होता है, HCl तथा HI के साथ नहीं होता है। बढ़िया बात है, HBr के साथ ही या HCl ने HI ऐसा काम नहीं करे। तो अब क्या हो रहा है भैया, मेरी बात समझना भैया। ये है पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या लिया आप लोगों ने, बेंजाइल पेरोक्साइड लिया। क्या लिया, बेंजाइल पेरोक्साइड लिया भाई साहब, बेंजाइल पेरोक्साइड लिया। होगा क्या भैया, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, C6H5COO, C6H5COO, एक इलेक्ट्रॉन पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 C6H5COO है और इन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है भैया यहाँ पे, है ना। अब ये कहीं अब ये 88 टूटेगा बॉन्ड, तो 88 टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, तो यो इलेक्ट्रॉन कहीं होने लगा, CO2 होने लगा। देखो C डबल बॉन्ड O और यो ऑक्सीजन को, और यो वाला इलेक्ट्रॉन दो बीच में डबल बॉन्ड यो CO2 होने गयो। यानी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पर है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और C6H5 रेडिकल बन गयो। अभी क्या हुआ, C6H5 रेडिकल है ना, तो C6H5 रेडिकल को एक H रेडिकल मिल गया, तो C6H5 रेडिकल कन्वर्ट हो गया C6H6 से बेंजीन में, प्लस क्या निकल गया Br-। अब ये BS और Br रेडिकल, अब ये Br रेडिकल ही तो करेगा चर्चा। क्या करेगा भैया Br रेडिकल, Br रेडिकल बोल रहा है भैया मैं कहाँ जुड़ूँ, मुक्त मूलक बनेगा यहाँ पर। तो Br रेडिकल अगर यहाँ पे जाके जुड़ेगा, कहाँ पर, यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा में से एक इलेक्ट्रॉन तो अणपा चले जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन अणपा, यो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने लगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझे से बॉन्ड बनता है। तो ये बन रहा है प्राइमरी मुक्त मूलक, ये कम स्थायी हो गया। क्या हो गया, कम स्थायी भैया। और यो बनियो सेकेंडरी मुक्त मूलक, यो कोई बनी गयो, अधिक स्थायी बनी गयो। तो अगर अणी पोजीशन पर जो अगर जुड़ेगा Br, इसमें क्या होगा, उस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था, मार्कोनिकॉफ में पॉजिटिव वाला चार्ज वाला H+ पहले जुड़ रहा था, इसलिए सारी करामात हो रही थी। तो इसलिए वो अपना 2-ब्रोमो-प्रोपेन स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पर 1-ब्रोमो-प्रोपेन स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। देखो भाई, हाँ ये अब अपने पास ये बन गया। ये क्या हो गया, सेकेंडरी मुक्त मूलक बना। सेकेंडरी मूलक जिस कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, ये सेकेंडरी मुक्त मूलक है। इस पर किसका, अब इसका H रेडिकल कहाँ पर आके जुड़ेगा भाई साहब, यहाँ पर आके जुड़ेगा, फिर Br रेडिकल वापस निकल जाएगा। तो ये 1-ब्रोमो-प्रोपेन बन रहा है, ये मुख्य उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद। और अगर ये कंडीशन हो 2-ब्रोमो-प्रोपेन में क्या है, अगर ये वाला लिया अपनों ने, ये वाला 1 डिग्री मुक्त मूलक, ये 1 डिग्री मुक्त मूलक लिया, तो यहाँ का जो HBr है भाई साहब,
जो HBr में से H+ जोड़ना हो तो H रेडिकल जोड़ना हो तो H रेडिकल कटने जुड़ेगा, अठने जुड़ेगा यो CH2 रेडिकल CH3 में कन्वर्ट भी गयो, यहाँ थी Br रेडिकल निकली गयो, Br रेडिकल मतलब कभी नेगेटिव बोल दिया तो गलत है वो, सम अपघटन होगा तो ये तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, यो अल्प उत्पाद वेगा। तो मार्कोनिकॉफ के एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कराओगे तो ये वाला 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग कराओगा तो यो वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें अपनों ने अच्छी तरह से समझ ली हैं, समझ में आई हुई तो जय हो। चलिए आगे बढ़े। चलिए बेटा, बेंजीन, एन-हेक्सेन तथा एथाइन को घटते हुए अम्लीय व्यवहार के क्रम में लिखिए। कोई बात है, एक तो बेंजीन लिख दो, बेंजीन यो है भाई बेंजीन, और एन-हेक्सेन मतलब यो CH3 CH2 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 और यो CH3 अणिने केवे एन-हेक्सेन। एक और कह ली दो अपन एथाइन के लिए ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH अणिने केवे एथाइन, समझ में आएगी। इको नाम है बेंजीन, इको नाम है एन-हेक्सेन और इको नाम है एथाइन, तीनों समझ में आ गए होंगे। अब सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है इनमें, तो जो जितना जल्दी H+ देता है वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, जो जितना जल्दी H+ देगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। तो भाई साहब एथाइन जो है नी वो घणो जड़ दीदे, कई दीदे H+ ने दीदे, अण पे sp3 हाइब्रिडेशन वेवे, इस कार्बन पर sp हाइब्रिडेशन सॉरी कशो हाइब्रिडेशन वे, अण पे sp वेवे, और अणा कार्बन पे कशो वे sp3 वेवे, कशो वेवे सभी कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन, अणा सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन वेवे बेंजीन का। तो जैसे जैसे sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, देन sp2 देन sp3, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, इस वाले कार्बन की, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की। तो अणिकीय sp हाइब्रिडाइज कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जो CH बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म ने अपनी तरफ आकर्षित करेगा, CH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये जो जुड़ा हुआ ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये इलेक्ट्रॉन जुड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो H+ आसानी से देगा ये वाला, और ये वालो फिर यो वालो देगा, यो वालो सबसे लास्ट में देगा कि नी दूँ तो H+ ने। तो ई पे sp3 हाइब्रिडेशन है, अणा कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन है, और sp3 हाइब्रिडेशन के कारण ई जो है H+ धीरे अपती देगा। मेरी बात समझे। तो हो गया क्या है कि एथाइन देन बेंजीन देन हेक्सेन, एथाइन सबसे ज़्यादा अम्लीय, देन बेंजीन देन एन-हेक्सेन। मेरी बात समझना। तो अम्लीय लक्षण एस अभिलक्षण की प्रतिशतता से संबंधित है। किसकी प्रतिशतता से, एस अभिलक्षण की प्रतिशतता से संबंधित है। एस अभिलक्षण जितना अधिक होता है कार्बन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होती है तथा उसका अम्लीय अभिलक्षण भी उतना ही अधिक होता है। देखो अभी इसमें बुक्स ये कितनी गलती है, इसमें एस कैरेक्टर जो है भाई साहब उल्टा लिख दिया। अणि में एस कैरेक्टर है, अणि में कतरो 50% लिखो, ई में एस कैरेक्टर कतरो है 50%, बाकी 50% का ये पी कैरेक्टर है। ई में एस कैरेक्टर 33.35% है और अण में एस कैरेक्टर कतरो है 25% है। यो है सही बात। अणि में sp3 में एस कैरेक्टर 25% है, अणि में 33.35% है और अणि में 50% एस कैरेक्टर है। तो कई लिख रहे हो कि अम्लीय लक्षण एस अभिलक्षण की प्रतिशतता से संबंधित है। एस अभिलक्षण जितना अधिक होगा कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होती है और उसका अम्लीय अभिलक्षण भी उतना ही अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा ये, इसमें एस कैरेक्टर 50, अण में 33, अण में 25। समझ में आई बात? आगे समझ में। चलिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आगे, ये निपटाई दूँ, पूरी चैप्टर ही निपटा दूँ, क्या है अगला अगला कौन बनाए वापस वीडियो। चलो 3-4 क्वेश्चन हो रहे, करवा देता हूँ। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलतापूर्वक क्यों प्रदर्शित करता है? हाँ भाई बढ़िया बात है। बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सरलतापूर्वक प्रदर्शित करता है। ये बेंजीन है और जो है बेंजीन में जुड़िया था कला दे CH रहे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है भैया? पॉजिटिव चार्ज। तो अटाती कहीं निकलेगा, H+ निकलेगा तो कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जुड़ेगा यहाँ पर। तो बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन में द्वि आबंधों को प्रदर्शित करने वाले 3 पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। यद्यपि इलेक्ट्रॉन आवेश अनुनाद के कारण बहुत अधिक विस्थानीकृत हो जाता है, तथापि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कराने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण संभव होता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा इस पर,
किंतु बेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अणुक्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि नाभिक स्नेही प्राथमिकता के तौर पर कम इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्र पर आक्रमण करता है। जो भी नाभिक स्नेही जो होता है, नाभिक स्नेही जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है ना, न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो भैया नाभिक स्नेही नहीं आएगा। कौन आएगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन स्नेही जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जय हो। आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे? कई बात है। एथाइन थी बेंजीन बनानो है, कहीं थी बनानो है, एथाइन थी बेंजीन बनानो है। एथाइन लीधो अपने, एथाइन का कितना मालिक्यूल लांगा? 3 मालिक्यूल लीधा बेटा। एक तो यो लीधो अपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर लीधो यो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर लीधो यो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 मालिक्यूल ले लिया अपने। अब क्या करूँ? यो बॉन्ड हटे गयो, यो बॉन्ड हटे गयो, यो बॉन्ड हटे गयो, हमें 3 में थी एक हटे गयो, तो कहीं भी जाएगा यो CH डबल बॉन्ड यो CH, अणा 2 में थी एक बॉन्ड कटे गयो, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH, अणा 3 में थी एक बॉन्ड हटे गयो, और ऐसे ही ये CH ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड कहाँ आ गया? इधर आ गया। तो ये हो गया अपने बेंजीन की स्ट्रक्चर बेटा जी। इसी को यहाँ करके ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, इसी को ऐसे लिखो। तो एथाइन का बहुलीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है। नोट कीजिए, एथाइन का बहुलीकरण करवाते हैं क्या बनता है? बेंजीन बनता है। जय हो। अगला क्वेश्चन देखा, अगले क्वेश्चन है एथीन से बेंजीन बनाना। क्या बात है यार, एथीन, एथाइन थे तो बना लिया अपनों ने, एथीन से बेंजीन बनाना, कैसे बनाए बेंजीन? चलिए बात करते हैं। ये एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? एथीन है। इस पर किसकी क्रिया हुई? Br2 की क्रिया हो गई भैया। तो एक Br जुड़ूंगा मैं यहाँ पर और एक Br जुड़ूंगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड रहेगा ही नहीं। ये 1,2 डाइब्रोमो एथेन हो गया। अणी की रिएक्शन गणी के अंडे करावा, KOH के अंडे करवे दा। किसके अंडे? KOH के साथ में करवा देते बेटा। किसके साथ में करवाए अपनों ने? KOH के साथ में। तो ये जो है ये हो जाएगा यहाँ से H, एक तो निकल जाएगा यहाँ का H और यहाँ से OH, और एक निकल जाएगा -H2O, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा और हेलोजन भी निकल रहा। तो यहाँ से H निकल रहा है बेटा KOH की उपस्थिति में, और यहाँ से Br। कोई बात है, HBr निकली क्यों? बढ़िया बात है। क्या निकल गया? HBr निकल गया। तो यहाँ पर जो है ये तो बॉन्ड लेके निकला, और यहाँ से जो H जो निकला है, CH2 का H निकला, तो ये बॉन्ड यहाँ लेके जा रहे हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH रह जाएगा यहाँ पे, और CH2 डबल बॉन्ड CHBr, इसको कहते हैं विनाइल ब्रोमाइड कहते हैं। अणी की रिएक्शन करवा दी अपन सोडियम एमाइड के साथ में, NaNH2 के साथ रिएक्शन करवा दी भाई साहब। अब इसके साथ अपन ने रिएक्शन जैसे ही करवाई NaNH2 के साथ में, तो क्या होगा? एक HBr और निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इससे एथीन से पहले क्या बनाया? एथाइन बनाया। अब एथाइन को तप्तन में गर्म करेंगे, तो जो अपनों ने अभी देखा था कि एसिटिलीन या एथाइन से कैसे बना रहे बेंजीन, तो वो क्यों प्रोसेस है कि इससे ये बन जाएगा वापस। समझ में आया? समझ में आया हो तो जय हो। देखो ये जो बनाया था ना अपनों ने, यो बनाया तो यो वारो, सेम वो क्यों प्रोसेस है कि इससे 3 ले लेंगे, ये कि ये कितने ले लेंगे? 3, और इनसे वापस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है। अब हेक्सेन से बेंजीन बनाना अपने को। किससे बनाना भैया? हेक्सेन से। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये लिया अपनों ने हेक्सेन, जिसमें 6 कार्बन है। नॉर्मल हेक्सेन लिख दो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो मालूम होगा। CH2 4, मतलब 4 बार लिख दो, CH2 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 CH2, और यो CH3, यो 4 बार लिखी थी। तो अब क्या होगा? इसकी सब रिएक्शन करवाएंगे बेटा जी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ का गायब हो जाएगा, तो ये CH3 और ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? CH2 में, और साइकिल बन जाएगी। तो ये जो इसमें जो है ना 6 कार्बन है ना, तो ये साइक्लोहेक्सेन बनाना, तो हर जगह क्या है? CH2 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 और यो CH2, यो है साइक्लोहेक्सेन। यो साइक्लोहेक्सेन एक ही बात है। अब अणु में 3 हाइड्रोजन 3 H2 निकल जाएगा, मतलब एक एक H सब जगह निकल जाए, तो हर जगह क्या रह जाएगा? CH CH, मतलब क्या बन गया? बेंजीन बन गया।
हर जगह क्या हो जाएगा, CH 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 और यो CH और यो डबल बॉन्ड, एक ही माया है। तो ये बन गया। चलिए आगे बढ़े, हमारा हिसाब तो समझ में आया होगा। हेक्सेन से क्या बनाया अपनों ने, बेंजीन। चलो हेक्सेन से बेंजीन बन गया। अणु यूनिट को लास्ट इक्वेशन है यो, अणु के बाद कोनी, यो लास्ट इक्वेशन है। क्या क्वेश्चन दे रखा बेटा, बेंजीन मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, बेंजीन मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन और टॉलुइन में से किसका नाइट्रीकरण आसानी से होता है। एक तो लिया बेंजीन, यो है बेंजीन, अणि ने कहा अपन बेंजीन, और मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, ये मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, ये है NO2 और इसकी मेटा पोजीशन पर एक और NO2, अणु को नाम है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। और एक ली दो अपन ने टॉलुइन, एक लिया अपनों ने टॉलुइन, यो है टॉलुइन। ध्यान से देखना, ये है बेंजीन, यो है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, और अणु को नाम का ये टॉलुइन। कई बात है, अणा तीनाई में कंपटीशन भी रही है। कंपटीशन यह है कि अणा को नाइट्रीकरण करवाओ, मतलब HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएं, HONO2 लिखो या HNO3 लिखो। तो ये जो है HO- और NO2+, और NO2+ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं इन पर, NO2+ का नाइट्रोनियम आयन का अटैक करवा रहे हैं बेंजीन पर, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन पर और टॉलुइन पर अटैक करवा रहे हैं। क्या होगा भाई साहब, मेरी बात समझना, बेंजीन के नाइट्रीकरण से वलय पर NO2+ आयन का इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण होता है। चूंकि CH3 समूह में +I प्रभाव, ये CH3 क्या है, +I प्रभाव डालता है, इस पर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, भेजता है और बेंजीन की तरफ +I प्रभाव होता है, इसलिए यह वलय के सक्रिय कर देता है और इसका इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन आसानी से होता है। किसका, इसका। दूसरी ओर नाइट्रो समूह की विसक्रिय प्रकृति के कारण यह मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन से कम कठिनाई से, सबसे कठिनाई से होता है इसका। इस प्रकार टॉलुइन का नाइट्रीकरण सबसे आसानी से होता है। तो जब HNO3 की रिएक्शन करवाएंगे और नाइट्रीकरण करवाएंगे तो सबसे इजीली नाइट्रीकरण किसका होगा, टॉलुइन का होगा, इसका होगा। इस पर NO2 ग्रुप जल्दी जुड़ जाएगा, फिर किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, फिर लास्ट में किसके ऊपर, इसके ऊपर जुड़ेगा। तो यह क्वेश्चन वीडियो है पूरा। तो साथियों, मैंने हर एक क्वेश्चन इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक का, बड़ा मस्त तरीके से समझाया, बड़ा मस्त तरीके से आपको करवाया। सारे क्वेश्चन एक चैप्टर में, एक लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिए। अगले लेक्चर में हम कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर लेंगे, इससे पहले वाला 12वां चैप्टर लेंगे। आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करना है, पूरा वीडियो देखना है ढंग से, आपको तैयारी अच्छे से करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, बेस अच्छा क्लियर करना है। जितनी ज़्यादा जानकारी अभी लोगे आपको 12th में कम दिक्कत आएगी। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।